पता चल रहा है जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक है, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भली भांति समझते हैं। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। क्षमा करना दोस्तों, मेरा जवाब जरा लंबा हो गया, लेकिन और एक सवाल पर हम चलते हैं आगे। कौन सवाल है अब? अगला प्रश्न सभागृह में राजस्थान राज्य से पधारे कार्यकर्ता श्री रचित कछवा। सादर वंदे विश्व नायक जी, मैं वीर भूमि राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर और ब्रह्मानगरी अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बजरंग मंडल के 108 क्रमांक बूथ से आया हूं। मेरा एक सवाल है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बचत की बात कही गई है, लेकिन हम बूथों पर जाकर के ये कैसे लोगों को समझाएं कि ये भाजपा की योजनाओं के कारण उनके घरों में। सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं। मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके, इनके साथ समन्वय करके हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है। और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है, उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो, आधे का अंतर है। इसलिए क्योंकि यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे। उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की विशेषता और यहां की हुनर उसका एक आधार बनता है। और आज उसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। मैं भारत सरकार का इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस परंपरागत उत्पाद को एक नई ऊंचाइयां आज निरंतर प्रयास करने के बाद उसे हम एक नई पहचान देने में सफलता की ओर करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, अगले 3 महीने के अंदर अपना पहला यूनिटी मॉल देश का अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ कर देना चाहिए और फिर उसके एक्सटेंशन की कार्रवाई हम भले ही आगे बढ़ करते रहे। वहां पे अच्छे गेस्ट हाउसेज आप बनाइए और प्रक्रिया आपकी आगे चले। वहां पर हॉस्टल भी बनना चाहिए। देश भर से आने वाले जितने भी इस प्रकार के उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया है, उनके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी भी वहां पर होनी चाहिए।
अन्य कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यह सेक्टर हमारा एमएसएमई के लिए होगा। यूपी के अंदर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, इसीलिए हम लोगों ने आगे वृंदावन योजना में आगे करने का आगे हम लोगों ने इसे कहा कि भाई आप उसको आगे लेके जाइए। लेकिन इस यहां पर हमें तत्काल इस कार्यक्रम को करना होगा। और दूसरा, यूनिटी मॉल सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाले वाराणसी में भी हमें तत्काल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। पैसा आज बंधन नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें हर अच्छे कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। आगरा को तीसरे के लिए तैयार कर देना चाहिए। हमें तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए और बिना इंतजार के करना चाहिए। ये जो अनंत संभावनाएं हमारे पास हैं, अभी मैं देख रहा था अमरोहा का ढोलक भी जीआई टैग प्राप्त किया है। तो मैंने जीआई विशेषज्ञ से कहा, रजनीकांत जी से मैं यही कह रहा था कि आखिर पीलीभीत की बांसुरी को कब प्राप्त होगा ये जीआई टैग। मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में आप जाएंगे, फिरोजाबाद में ग्लास का आइटम है, आप कन्नौज में जाएंगे इत्र है, आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे 120 वैरायटी के गुड़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां पे गुड़ उसकी अपनी विशेषता है। अलग अलग जनपदों में आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा। बुंदेलखंड के जनपदों में आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग जनपद में, जालौन में आपने देखा होगा, वहां का कागज हैंडमेड कागज है, ये उसको एक पहचान देता है। महोबा की अपनी पहचान है, बांदा की अपनी है, चित्रकूट की अपनी है, झांसी अपने अलग प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। अलग अलग जनपद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। एक और हमें इधर बनना होगा। दूसरा, विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। योजना की वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और 1 पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। अभी 80,000 करोड़ बचा कि नहीं बचा? ये गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यम वर्ग के परिवार का भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109,
केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साथियों, इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए। देखिए, गुजरात में इतने में मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने में मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है। तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है। और इसलिए चीजों की जानकारियों के साथ आप जितना बताएंगे उतनी आपकी सच्चाई पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। भाइयों, आइए एक और सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सभा कक्ष में उपस्थित श्री संजय सोडी जी द्वारा, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए बताइए। आपका माइक नहीं चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, बताइए जी। जय श्री राम। ये वो एमएसएमई का बेस चाहिए, और एमएसएमई का बेस उत्तर प्रदेश पहले से रखता है। ये उत्तर प्रदेश के साथ पहले से प्लस है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक जुड़ना चाहता है। और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, और इसी का परिणाम है। हमने जब 2020 में अपनी एमएसएमई पॉलिसी हम लेकर के आई थे, तो एमएसएमई पॉलिसी में हमने इस बात को व्यवस्था दी थी कि एक एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए उद्यमी को भटकना क्यों पड़ेगा। हम उसको 1000 दिन की छूट दे रहे हैं। 1000 दिनों के अंदर अपनी यूनिट लगा ले, प्रोडक्शन शुरू करें। अब इस दौरान 1000 दिनों के अंदर वह सरकार की बाकी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि पहले वह करे, कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करे। बहुत सारी कार्रवाई को हमने डीम्ड कर दी है। आपने आवेदन किया, संबंधित कार्यालय ने कोई रिस्पांस नहीं किया है, आप अपने ये मान के चलिए कि आपको मिल गया है। और अगर कल कोई गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी कम उसकी ज्यादा होगी जिसने समय पर रिस्पांस नहीं किया। एमएसएमई पॉलिसी आपको सुविधा दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश ने आपने देखा होगा कि प्लेज योजना के अंतर्गत प्राइवेट एमएसएमई पार्क स्थापित करने के 10 से लेके 50 एकड़ के क्षेत्रफल में ये निजी पार्क बनाने की एक बड़ी कार्रवाई को, अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह अपने आप एक अद्भुत योजना है। ये पार्क हमारे, जो मैं एक्सप्रेस हाईवे बोल रहा हूं, यहां पे विकसित हो सकते हैं। ये पार्क इंटर स्टेट कनेक्टिविटी पे भी विकसित हो सकते हैं। 3 पार्कों की हमने सहमति दी, और इसमें राज्य सरकार के स्तर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए 1% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी उपलब्ध, इस पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी योजना है, और मुझे लगता है कि अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम कार्य करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान देने में, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आज यहां पे हमारे जितने भी बैंकर्स में उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर कोविड जैसी महामारी के दौरान
लगातार हमें मदद की और हमारे खासतौर पर